पैसा, शोहरत, मनी कहने को तो सिर्फ ये एक पेपर का टुकड़ा है दोस्तों, लेकिन एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक को इसकी कीमत मालूम है। एक भिखारी से लेकर एक बिलियनियर तक इसको हासिल करना चाहता है। बीते हुए वक्त से लेकर फ्यूचर तक न जाने कितने फकीरों, शिकारों, लोहारों को पैसे ने बादशाह बना दिया। कहने को तो बस ये एक पेपर का टुकड़ा है, लेकिन यही टुकड़े ने पूरी दुनिया का ऑर्डर चला कर रखा है। ये एक पैसे के पेपर ने जमीन पे चलने वालों को आसमान तक पहुंचा दिया, जंगल में रहने वालों को शहर में बदल दिया। ये पैसा ही तो है जो बोलता तो नहीं लेकिन हरकत जरूर करता है। हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसा बना कैसे? पैसों को एक तरह का फेस आइडेंटिटी कैसे मिली? पैसों में इतनी पावर आई कहाँ से? किसने पैसों को अथॉरिटी दी है जो पूरी दुनिया चला कर रखा है? चलिए मालूम करते इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया का ट्रांसपेरेंट पैसा जो हमारे सामने है वो लाके एक जगह डाल दे, तो वो एक्सपर्ट के हिसाब से एस्टीमेट किया गया $40 ट्रिलियन। लेकिन जो पैसा हमारे से हिडन है, जो हमें नहीं दिखता, वो लाकर अगर हम एक जगह पे डाल दे, $1300 ट्रिलियन यानी $1.3 क्वाड्रिलियन मिलेगा। आखिरकार हमारी ह्यूमैनिटी हिस्ट्री में पैसा आया कहाँ से? कौन लेकर आया और क्यों लाया? क्या थी इसकी पीछे की वजह? और पैसों को शक्ल देने ये एक पेपर के टुकड़े को क्यों चुना गया? तो आरंभ करते हैं एक ऐसी कहानी पैसे की जो सुबह से शाम तक इंसान इसे हासिल करना चाहता है, जो आज तक हमको मालूम ही नहीं था। हम लोग आज से करीब 17,500 साल पहले चलते हैं दोस्तों, एशियन टाइम में, जहां मनी का एम भी नहीं था, ना पब्लिक को पैसे के बारे में बेसिक नॉलेज भी मालूम थी। द 15,000 BC यानी बिफोर क्रिस्ट, जहां लोग कुछ खरीदना और बेचने के लिए साइंस के हिसाब से बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। यानी वो वक्त था दोस्तों जहां इंसान छोटे छोटे ट्राइब में रहा करते थे, समझने के लिए एक अपनी नाम की खुद की बस्ती बनाकर रहते थे, और जिंदा रहने के लिए सिर्फ ये एक ही काम करते थे, जानवर का शिकार करना, और यही कर कर जिंदा रहना। दोस्तों, हमें हर दिन भूख लगती है और घर में चावल बनाकर खाते हैं, मगर हम लोग शिकार नहीं करते बल्कि दुकान जाते हैं। तब के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था दोस्तों। भूख ऐसी चीज़ है, हर दिन लगती है, मगर शिकार हर दिन नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए एशियन ट्राइब के लोग अपनी दूसरी ट्राइब की बस्ती के लोग के साथ प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया करते हैं। एग्जाम्पल बोलूँ तो यहाँ ए और बी नाम से ट्राइब के लोग हैं। ए ट्राइब के लोग शिकार करने जाते हैं, मगर उन्हें यहाँ शिकार करने जानवर नहीं मिलता, मगर भूख लगी होती है। बी ट्राइब के लोग के पास शिकार तो मिल जाता है, उनके पास मीट होता है, मगर कल शिकार करने उनके वहाँ वेपन्स नहीं होते। बिना टूल के, वेपन्स के ये शिकार नहीं कर सकते हैं। ए और बी लोग ये सिचुएशन में बार्टर सिस्टम का सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये लोग प्रोडक्ट को ईच अदर एक्सचेंज कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। ए कहता है बी से कि हमें खाने की ज़रूरत है, तुम हमें खाना दो, और बी कहता है ठीक है, मैं तो तुम्हें खाना तो दूंगा, पर बदले में मुझे वेपन्स चाहिए, वेपन्स होना होगा। तो ए और बी एक दूसरे से प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं। शुरुआत में बार्टर सिस्टम ने एक दूसरे से लड़ने वालों को आपस में मिला दिया था। ये एक दूसरे से अब बिना झगड़े ट्रेड करते थे। यहाँ से हम अपनी वीडियो को हज़ारों साल आगे लेकर जाएंगे, जहाँ इस दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। एक ऐसा टाइम दोस्तों जहां लोग एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे, जहां बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से बार्टर सिस्टम में कमियां पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि अब लोग के पास बहुत कुछ नई नई चीज़ें आ चुकी थी, जहां लोग अब कंफ्यूज हो चुके थे क्या क्या चीज़ के बदले में क्या क्या चीज़ दे। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो अब हीरे के बदले में कोई खदा तो नहीं देगा, ना कोई गधे की कीमत में हीरा देगा। यहाँ पर हीरे की कीमत अलग है और गधे की कीमत अलग है।
कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ देनी है, साइंस के हिसाब से ये लोग ध्यान में रखने क्ले का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना, नोट करना शुरू करते हैं और इस चीज़ के बाद अकाउंटिंग की शुरुआत हुई, जो हम आज के टाइम कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ते हैं। लोगों ने अब हिसाब किताब का रखना शुरू कर दिया। अभी भी बार्टर सिस्टम की परेशानी ख़त्म नहीं हुई और कई बार बार्टर सिस्टम की वजह से ट्रेड नहीं हो पाती थी। यहाँ से अब हम सीधे चलते हैं 2600 साल आगे, एशियन ग्रीस में। शुरुआत होती है मेटेलिक मनी की, जहाँ गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर ऐसे कॉइन्स बनाई गई जिस पर लॉयन और बुल का लोगो बना होता था। यहाँ लोग अब ऐसी दुनिया के ऑर्डर में आ चुके थे जहाँ सुबह शाम मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 सिक्के मिलते थे, जिस पर बराबर खाना भी नहीं आ पाता था। ये है दुनिया का पहला कॉइन, जिसका नाम है द लाइडियन स्टैटर। एक्सपर्ट्स का बोलना है कि कॉइन्स की शुरुआत चाइनीस ने करी थी 1000 BC में, जो ब्रास और कॉपर के सिक्के बनाए करते थे। पर लाइडियन स्टैटर की तरह इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। मगर लाइडियन स्टैटर कॉइन्स के बाद कॉइन्स की बारिश होने लगी। हर बादशाह अपने अपने कॉलोनी में अपने अपने नाम के कॉइन्स बनाना चाहता था। हर कोई अब कॉइन्स का इस्तेमाल करने लगा था, क्योंकि ट्रांजैक्शन करना अब बहुत हो गया था इन कॉइन्स की वजह से। क्योंकि ट्रांजैक्शंस करना और भी आसान हो गया था इन कॉइन्स यानी सिक्कों की वजह से। फिर हम चलते हैं 700 BC में, जब बिजनेस की दुनिया में ट्रेडिंग अपने पीक पे थी। रेवोल्यूशनरी टाइम था, वक्त और ज़माना तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। अब कॉइन्स में भी ट्रांजैक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। समंदर के रास्ते से इन्हें गुजारना पड़ रहा था, पानी में डूबने का डर था, तो कभी समंदरी गुंडों का डर था। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी थी कि ये कॉइन्स को आराम से काउंट किया जा सकता है जब ये 100 से 200 कॉइन्स में रहो, मगर अगर ये कॉइन्स लाखों में रहो तो इसे हम कैसे काउंट करें। सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं या आप इसे काउंट करने में हमें महीने लग जाएंगे। लोग अब और हल्की चीज़ ढूंढने लगे। दोस्तों फिर आगे और आते हैं साल 1279। ये दौर पेपर मनी का टाइम था, यानी कागज़ के टुकड़े का टाइम था। एक्सपर्ट के हिसाब से द मंगोल चाइना का बादशाह और घिंगिस खान का वारिस कोबला खान, जिसने चाल के दरख्त से एक दुनिया की पहली नोट बनाई। कोबला खान अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करने में बहुत माहिर था और मशहूर था। एक टाइम कोबला खान के पास हीरों को बेचने का खरीदने का ऑफ़र आया। कोबला खान ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर उनकी चमकते हुए हीरों के बदले में कोबला खान ने बस एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया। अगर कोबला खान की स्ट्रैटेजी को कोई रिजेक्ट करता था तो कोबला खान उसे जान से मार डालता था। ये कहने को तो बस एक पेपर मनी है, मगर अगर आप लोग इसे गौर से देखोगे तो इस पर IOU लिखा हुआ होगा, मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। ये कागज़ ले जाना और तब चाहे जब रिटर्न देकर अपनी गोल्ड और कॉइन्स ले जाना। लोग को ये तरीका बहुत ही पसंद आया। लोग का कहना था कॉइन्स का वेट उठाना ही क्यों, इससे ही यूज़ करना और जब ज़रूरत पड़े तब रिटर्न ले लेंगे। सेम ये आइडिया चाइना के बाहर पूरी दुनिया में स्प्रेड होने लगा और लोग को ये पेपर के टुकड़े की आदत हो गई थी। सिक्के और पेपर में बहुत ही फ़र्क होता है दोस्तों। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है बैंक्स की। लेकिन दोस्तों टाइम के हिसाब से लोग ने अपने कॉइन्स को एक्सचेंज करके इतने सारे IOU खरीद लिए कि मार्केट में प्रोडक्ट्स कम, नोट ज़्यादा हो गई। अगर ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है दोस्तों। यहीं से जन्म हुआ इन्फ्लेशन का दोस्तों, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। यानी अब जो चीज़ 1 रुपये में मिलती थी वो अब 10 रुपये में मिलेगी। इसलिए आज गवर्नमेंट ज़्यादा नोट्स छापते नहीं है आज के ज़माने में। ये इन्फ्लेशन दुनिया के न्यूली बैंक्स, सबसे पहले बैंक्स जो ओपन हुए थे उनके लिए मानो ये एक तरह का बड़ा झटका था और उन्हें तब मालूम हुआ कि इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज होती है। लोग ने अपने पैसों को डूब जाने के बाद बैंक्स पर भरोसा ही नहीं किया और अपने सिक्कों को, कॉइन्स को, पैसों को
ये घर पर छुपाकर रखा करते हैं। करीब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद साल 1816 में ब्रिटेन की सरकार ने एक न्यू लॉ पास करा है, जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही नोट्स प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी कंट्रोल में होगी और लोन भी लिमिटेशंस में रखकर दिया जाएगा। फिर हर चीज गोल्ड के हिसाब से नोट्स प्रिंट होने लगी, जो बहुत ही अच्छा स्टेप था महंगाई को कंट्रोल में करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने। दोस्तों अब और आगे आते हैं 1930s में, जब अमेरिका में इन्फ्लेशन नहीं बल्कि डिफ्लेशन देखने को मिला। प्रोडक्ट्स के दाम कम तो थे मगर लोग के पास पैसे ही नहीं थे इसे खरीदने के लिए, जिसकी वजह से यूएसए में एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन चल रहा था। लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे थे उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ। ना ही कंपनी के पास पैसे थे चलाने के लिए, ना लोगों के पास थे। यूएसए उस वक्त की हिस्ट्री के सबसे बड़े वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। उस वक्त के यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेप लिया था जब इन्होंने पेपर नोट यानी डॉलर और गोल्ड का रिलेशनशिप ही खत्म कर दिया और डॉलर को एक इंडिपेंडेंट करेंसी डिक्लेयर कर दिया, जो आज तक चल रहा है। यानी अब जो भी है वो एक पेपर मनी है, जिससे बैंक्स के पास पूरा कंट्रोल वापस आ गया, जिसके चलते वो बहुत सारे पेपर नोट्स डॉलर को छाप सकते हैं और जिसके चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इसे कंट्रोल करने यहाँ फेड यानी फेडरल रिजर्व का जन्म होता है, जैसा इंडिया में रिजर्व बैंक है। फेड को इसलिए बनाया गया इन्फ्लेशन और लोकल बैंक्स को कंट्रोल करने। फेड का काम ये था दोस्तों यूएस में मॉनिटर करना कि ना पैसा ज्यादा हो ना कम, जिसे इन्फ्लेशन और स्टेबिलिटी कंट्रोल में रहे। इस डॉलर को फियाट मनी का टाइटल मिलता है दोस्तों, यानी जो IOU गोल्ड सिल्वर कॉइन्स जो भी थे सब खत्म हो गए। अब जो भी रहेगी फियाट मनी ही रहेगी, यानी पेपर मनी रहेगी। फियाट मनी अपने कंट्रीज के हिसाब से रहती है, जैसे इंडिया में इंडियन रुपी, यूएस में यूएस डॉलर, टर्की में लीरा, सऊदी में रियाल, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी, यूएई में धीरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों नोट्स आने के बाद बैंक्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम बहुत होती थी। पैसे की परेशानी तो हो गई, लेकिन यहाँ स्पीड का इशू आ रहा था। तो इससे टैकल करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग का जन्म होता है, जहाँ इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन बैंकिंग कर कर दुनिया की एक जगह से दूसरी जगह हम पैसे भेज सकते हैं। मगर ऐसी भी एक चीज है दोस्तों जो बैंक्स तो क्या गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी तरह की करेंसी जो रियलिटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं है, मगर वर्चुअल दुनिया में ये एक बड़ा प्लेयर है। 2009 में क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का जन्म होता है, जिसकी कीमत $0 होती है। इसे बनाने वाला कोई अननोन पर्सन होता है, सिर्फ उसका नाम ही मालूम होता है, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 हो गई थी। एक टाइम पे 2021 में बिटकॉइन की कीमत $60,000 तक भी पहुंच गई। पैसे की जर्नी जो आज तक चल रही है दोस्तों, और न जाने ये कब तक चलेगी। इस तरह पैसों का भी इनोवेट हुआ है और आगे कैसा पैसों का इनोवेशन होगा मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर बतलाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।